नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। विपक्ष फिर ईवीएम में ही फंसा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैसे खेल करना शुरू भी कर दिया है। आज सबसे पहले इसकी बात होगी। ओटीपी से ईवीएम हैक कर लेना संभव है क्या? जैसे आपके मोबाइल में ओटीपी आता है, वैसे ओटीपी से ईवीएम हैक होता है क्या? इसका सच क्या है, यह भी बताऊंगा। उधर यूपी की रिपोर्ट आई, इधर मोदी शाह का 3 राज्यों में कैसे एक्शन हुआ, इसका चैप्टर भी है। बीजेपी की सीक्रेट रिपोर्ट में यूपी में सीटें घटने की क्या वजह लिखी है। साथ ही बात करूंगा, सीएम केजरीवाल पानी के लिए तरसा रहे हैं और सीएम योगी पानी पिलाने का प्लान बना रहे हैं। ये दोनों ही मुख्यमंत्रियों की बात होगी। केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर वो चैप्टर जो आपको हैरान करेगा, जरूर देखिएगा। योगी वो कानून लाए हैं कि यूपी में हड़कंप मचा है। साथ ही चुनाव खत्म, हिंसा शुरू। बंगाल में फिर बवाल क्यों मचा है? बंगाल में जान बचाते फिर रहे हैं क्या बीजेपी का साथ देने वाले? आज इसका चैप्टर भी है। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी किसने भेजी है? पाकिस्तान से ऑडियो मैसेज आया, सीएम योगी ने क्या प्लान बनाया? आज इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव जीते थे और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट छोड़ देंगे। ये वही हुआ जो हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बता दिया था। इसी के साथ आज कांग्रेस ने यह भी फैसला किया कि प्रियंका वाड्रा इलेक्शन डेब्यू करेंगी। वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और अगर वायनाड से वो जीती तो पहली बार ऐसा होगा कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, संसद में होंगे। हालांकि सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद होंगी। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में मणिपुर के मुद्दे पर हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आर्मी चीफ और मणिपुर के डीजीपी समेत कई अफसर शामिल रहे। कल ही अमित शाह ने मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जल्दी ही मणिपुर में हिंसा को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगीज पटरी से उतर गई। इस हादसे में रेलवे के 3 कर्मचारियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। दिल्ली में बिजली कटने की समस्या अब एयरपोर्ट तक पहुंच गई है। आज दिल्ली एयरपोर्ट की बत्ती गुल हो गई। करीब 10 से 15 मिनट लाइट नहीं थी। पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। एयरलाइंस का स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, यात्री सब परेशान हो गए। पावर कट की वजह से कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। सबसे ज्यादा असर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पड़ा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हंदवाड़ा से सुरक्षा बलों ने हिजबुल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बात होगी कि विपक्ष फिर ईवीएम में फंसा हुआ है और नरेंद्र मोदी ने खेल करना शुरू भी कर दिया। ओटीपी से ईवीएम हैक कर लेना, क्या यह संभव है? सच क्या निकला? उधर यूपी की रिपोर्ट आई, इधर मोदी शाह का 3 राज्यों में कौन सा एक्शन हुआ है और बीजेपी की सीक्रेट रिपोर्ट में यूपी में सीटें घटने की क्या वजह लिखी है। सबसे पहले इसका चैप्टर। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया, तब से इंडी गठबंधन इसी बात पे नाच रहा था ना। मोदी तो हार गए, मोदी चुनाव हार गए, मोदी चुनाव हार गए, यही ढिंढोरा चल रहा था। पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था कि मोदी हार गए। लेकिन इनका प्रोसेसर का स्पीड देखिए। इनको 10 दिन ये समझने में लगे कि अरे यार, हारे तो हम हैं, हमारी सारों की सीट मिला के मोदी की हमसे ज्यादा सीट आई है। 10 दिन इनको प्रोसेसिंग में लग गया और अब इंडी गठबंधन को समझ में आ रहा है कि हारे तो इंडी गठबंधन वाले, नरेंद्र मोदी तो जीत गए, सरकार बना लिए। तो जब ये समझ में आया 10 दिन बाद इनको, तो अब ये ईवीएम की बात करने लगे। इंडी गठबंधन का हर नेता ईवीएम पर फिर सवाल उठाने लगा। ऐसी अफवाहें उड़ाने में ये लोग जुट गए कि ओटीपी से ईवीएम को लॉक अनलॉक किया जा सकता है, जबकि इनकी सारी अफवाहें हर बार की तरह इस बार भी नहीं चली। टोटली फ्रॉड साबित हुई ये अफवाहें। लेकिन बात ईवीएम की नहीं है। ईवीएम को लेकर तो ये लोग पहले से झूठ बोलते रहे। बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी आगे की सोच रहे हैं, बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है,
मोदी शाह सीटें कम होने पर मंथन कर रहे हैं, बीजेपी मंथन कर रही है, आगे के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इधर इंडी गठबंधन वालों का हाल यह है कि पहले तो महाराज की जय हो चलता रहा, पार्टी डांस चलता रहा कि गजब कर दिए, गजब कर दिए, और जब अपनी हार स्वीकार नहीं हो पा रही तो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे कि अगले 5 साल भी विपक्ष में बैठना है। इसलिए वो दूसरों को दोष देने और अपनी हार के नए बहाने खोजने में पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। फिर वही ईवीएम, और मैंने आपको बताया था ये लोग ईवीएम का सवाल इसलिए उठाते हैं कि कोई कार्यकर्ता ना पूछे कि बॉस 3 बार से आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप 100 सीट नहीं लाके दे पा रहे हो, आप ऊपर क्यों बैठे हो, आप हटो, दूसरे को मौका दो। ये कार्यकर्ता ना पूछे, इसके लिए लोग ईवीएम करते हैं। यानी आपको फर्क भी दिख जाएगा नरेंद्र मोदी और इंडी गठबंधन के बीच सोच का कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनाने के साथ ही तेज रफ्तार से काम करना शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन यह माहौल बनाने में जुटा है कि सरकार तो कभी भी गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इंडी गठबंधन 15 दिन पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही फंसा हुआ है। बीजेपी अपनी कम हुई सीटों पर मंथन कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है। इंडी गठबंधन अपनी हार का दोष फिर से ईवीएम पर डालने में जुटा है। मोदी आने वाले संसद सत्र की तैयारी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस यही तय नहीं कर पा रही कि संसद में नेता विपक्ष किसको बनाया जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार नए संसद सत्र में विपक्ष को साथ लेकर चलने और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर चुनने में बिजी है। विपक्ष इसी में फंसा है कि संसद भवन में मूर्तियों को इधर से उधर क्यों किया गया। यानी बीजेपी चुनाव नतीजों में मिले झटके को भूलकर आगे बढ़ रही है। इंडी गठबंधन इस आफ्टर शॉक से उभर ही नहीं पा रहा। इंडी गठबंधन का ईवीएम वाला पुराना ड्रामा फिर से शुरू हो गया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आए थे रिजल्ट, तो इन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल गई तो इन्होंने ईवीएम पर बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब ये सरकार नहीं बना पाए, इनको लगा कि अरे ये तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश धोखा देंगे, नायडू धोखा देंगे, कुछ हुआ नहीं। इन्हें लगने लगा कि 5 साल तो ये चल जाएगी बहुत सरकार, तो फिर ये ईवीएम का गाना शुरू किया। जैसे अगर आप देखिए, राहुल गांधी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, नहीं तो इसे हटा देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की तरफ खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी वाले साफ करें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है। ईवीएम को लेकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें इंडी गठबंधन वाले ये नया नैरेटिव बनाने में जुटे हैं कि ईवीएम ना तो होती, ना सरकार जो है बीजेपी की बनती, इनकी सरकार बन जाती। जैसे शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो बीजेपी को 240 नहीं 40 सीट मिलती। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि कम से कम 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में, ढंग से काउंटिंग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि ईवीएम को लेकर यह नया दुष्प्रचार किस बात से शुरू हुआ और उसकी सच्चाई क्या निकली। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो ये सरकार गिर जाएगी। 80 सीटें संदेह के घेरे में। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं अगर ईवीएम ठीक होती तो 240 नहीं 40 आती। चलिए मान लीजिए संजय सिंह की बात सही माने कि 80 संदेह के घेरे में, तो 240 में से 80 घटाइए, फिर भी 160 होती है। एक कह रहा है 40 आएगी, एक कह रहा है 160 आएगी। और जिसको ईवीएम हैक करना आता है वो 80 को छोड़ दिया, मतलब 80 पे कर लिया, बाकी 240 जो है वो उसके हिसाब से जो है वो हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या लॉजिक है। जिसको ईवीएम हैक करने आता है उसने 272 क्यों नहीं किया, 300 क्यों नहीं किया, 400 पार का नारा दिया था 400 पार क्यों नहीं किया। इनके लोग इन लोग से क्यों नहीं पूछते बॉस कि हार गए, मानो कि हार गए, मानो केजरीवाल को एक सीट नहीं आई दिल्ली में, पंजाब में सरकार होने के बाद लोगों ने नकार दिया, मानो ना बॉस, क्यों नहीं मानते हो। और नहीं मानना है तो देश का सिस्टम खराब कर दोगे क्या। ईवीएम को लेकर यह नया ड्रामा एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से शुरू हुआ, जिसमें मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट को लेकर दावा किया गया कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार के रिश्तेदार के पास ऐसा फोन था जिसमें ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था। लेकिन इस खबर को चुनाव आयोग ने फेक न्यूज बताया। यह क्लियर कर दिया कि ईवीएम को ओटीपी से नहीं खोला जा सकता।
चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम का किसी बाहरी डिवाइस या सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है बॉस, और इसलिए ईवीएम ओटीपी से अनलॉक ही नहीं हो सकता। कुछ भी तमाशा चल रहा है इस देश में। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट की रिटर्निंग ऑफिसर ने भी क्लियर किया कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, यह किसी से कनेक्ट नहीं होता, यह किसी भी डिवाइस से स्वतंत्र है, इसे प्रोग्राम करने या अनलॉक करने के लिए किसी वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत ही नहीं और इसे हैक नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में अखबार ने अपनी खबर को लेकर स्पष्टीकरण दिया। ईवीएम को मोबाइल फोन में आए ओटीपी के जरिए अनलॉक करने वाली जो खबर छापी गई थी वो गलती से लिख दी गई थी, लिख रहा है। गलती से लिख दिया तुमने, अखबार ने इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल छापे और गलती से लिख दिया, ऐसा चुन्नू सा छाप दिए। लिखते उसको भी बड़ा बड़ा कि हमसे गलती हो गई, और इस गलती के लिए उन्होंने खेद दिया, ऐसा चुन्नू सा। और आर्टिकल देखिए कितना बड़ा छापे थे ये लोग, और गलती से खबर छप गई। अखबार ने तो गलती मान भी ली, लेकिन इंडी गठबंधन वाले अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है। जब से खबर अखबार में छपी तब से इंडी गठबंधन वाले और उनका पूरा इकोसिस्टम इसी ईवीएम को लेकर, इसी खबर को लेकर ईवीएम पर अटैक करने लगे। इसके लिए वो अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के ट्वीट का सहारा भी लेने लगे। एलन मस्क ने क्या किया कि ईवीएम को लेकर एक ट्वीट कर दिया, कहा कि ईवीएम को हटा देना चाहिए क्योंकि एआई से ईवीएम के हैक होने का रिस्क है। एलन मस्क के इस ट्वीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि भारत की ईवीएम बिल्कुल सेफ है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर के जवाब में एलन मस्क ने यह लिख दिया कि कोई भी चीज हैक की जा सकती है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि भारत की ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और पेपर वोटिंग से ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन एलन मस्क के इस बयान से इंडी गठबंधन को मौका मिल गया। अच्छा, एलन मस्क को इतना भरोसा है कि कोई भी चीज हैक हो सकती है, तो भाई चुनाव आयोग ने हैकाथॉन और अरेंज किया था। आते ना, तुम भी करते, आके करते, आओ आके साबित कर दो कि ईवीएम हैक हो सकता है। वहां बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला, जिस आदमी को पता नहीं कि यहां चुनाव कैसे होता है, वो आदमी अमेरिका में बैठ के लिख रहा है, और यहां राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस पर सवाल उठाए। सवाल उठाना बॉस, यहां तो ईवीएम को हैक करके दिखाने की भी इजाजत दी गई थी, लेकिन आप में से एक नेता नहीं गया था वहां हैक करने के लिए। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा चुके हैं। जब संस्थाओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो लोकतंत्र में गड़बड़ होने की आशंका बढ़ जाती है। ये कौन आदमी कह रहा है जो 2 सीट से लड़ा है और 2 सीट से चुनाव जीता है? वो कह रहा है कि चुनावी सिस्टम में गड़बड़ी है। तो आप कैसे जीत गए ये भी तो बताओ, वो भी 2-2 सीट। जो इंडी गठबंधन आज ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहा है, उसी ईवीएम से कांग्रेस 52 सीटों से 99 पर आई है। इसी ईवीएम से इंडी गठबंधन 234 सीट पर पहुंचा है। इसी ईवीएम से नरेंद्र मोदी की 63 सीटें कम हुई हैं। इसी ईवीएम से राहुल गांधी 2-2 सीट जीते हैं। सुनिए एक बार मुंबई में एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद ईवीएम पर क्या कहा। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे तो इंडी गठबंधन वालों ने ईवीएम को लेकर मुंह पर ताला लगा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान थे कि इंडी गठबंधन वाले ईवीएम को लेकर अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर क्या कहा था, एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं कि ईवीएम का यह नया मामला शुरू कहां से हुआ। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। इंडी गठबंधन ने ईवीएम को लेकर जो नया बवाल खड़ा किया है वो मामला मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से जुड़ा है,
और इस सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 48 वोट का रहा। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर को शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट रविंद्र वायकर से 1 वोट ज्यादा मिला था। शिवसेना उद्धव गुट को 4,51,095 वोट मिले। शिवसेना शिंदे गुट को 4,51,094 वोट मिले थे। लेकिन पोस्टल बैलेट के वोट में शिवसेना उद्धव गुट को 1501 वोट मिले, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 1550 वोट। इस तरह से शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट ने शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट को 48 वोट से हरा दिया। अब जब इस तरह से इतने कम वोटों से जीत हार का अंतर हो तो स्वाभाविक है कि हारने वाला कैंडिडेट कुछ ना कुछ संदेह करने वाली बातें कहेगा। हर जगह जहां पर जीत हार का अंतर कम होता है वहां पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए जाए। ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन का पुराना एजेंडा रहा है और वही एजेंडा इस बार भी चलाया जा रहा है। इंडी गठबंधन क्या कह रहा है, जरा इसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जिस सीट की बात हो रही है वहां मामला ईवीएम का नहीं, वहां मामला कुछ और है। इलेक्शन कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वायकर को, टोटली इलीगल। वो हरा हुआ आदमी है। ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है कि देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है। सर, सीएम शिंदे ने कहा है कि ये सब अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? एलिगेशंस लगा, कौन सा एलिगेशन है? ईवीएम के बारे में ऐसे हो नहीं सकता है ओटीपी से। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? सत्ता पक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इंडिया अलायंस, महाविकास अघाड़ी, विपक्ष जो है वो जिन 235-240 सीटों पे जीता है वहां पर हैक नहीं होता है, जहां पे वो हारते हैं वहीं पे हैक का सवाल क्यों खड़ा? मैं बताऊं, अगर सही मायने में इलेक्शन मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने 350 सीट जीत ली होती। सवाल ये भी होता है कि एक सीट भी अगर शक के घेरे में आ रही है, किसकी जिम्मेदारी होगी ये क्लियर करने की? प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी ना होती तो हम 350 सीट जीत लेते। तो जब रिजल्ट नहीं आया था तो इनका तो खुद का एग्जिट पोल 295 सीट दे रहा था। तब तो पता नहीं था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तब तो आपको पता नहीं था कि ईवीएम में क्या होने वाला है, तब खुद को 295 क्यों दे रहे थे? तभी 350 बोलते कि हम 350 जीत रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि शिंदे क्या एलन मस्क का बाप है क्या? एलन मस्क क्या भारतीय लोकतंत्र का बाप बैठा है क्या? ये एलन मस्क वहां अमेरिका में बैठ के बताएगा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है? इंडी गठबंधन वाले भले ही ईवीएम पर कुछ भी बोले, लेकिन जिस मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट का यह मामला है वहां इशू ईवीएम का नहीं था, वहां इशू काउंटिंग सेंटर में फोन ले जाने का है। उस पर एक्शन भी हुआ। शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट का जो रिश्तेदार काउंटिंग सेंटर में फोन लेकर गया था उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। काउंटिंग सेंटर का सीसीटीवी पुलिस को दिया जा चुका है और जो फोन इस्तेमाल हुआ था उसे भी सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। एक तरफ इंडी गठबंधन की सुई ईवीएम पर अटकी है, उधर बीजेपी ने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने इन चुनावों के लिए अपनी टीम भी बना दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। अब ये सोए रहेंगे, ईवीएम करेंगे और बाद में रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आएगा तो कहेंगे ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। दूसरा तैयारी शुरू कर चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, अश्वनी वैष्णव को सह प्रभारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को सह प्रभारी। धर्मेंद्र यादव की तस्वीर लग गई थी, वो गलत लग गई थी, उसके लिए माफी। झारखंड चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर भरोसा जताया गया है, उन्हें राज्य का प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी लोकसभा चुनाव में उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें 23 से घटकर 9 रह गई, जबकि इंडी गठबंधन ने 48 में से 31 सीटें जीती। महाराष्ट्र में यह बीजेपी के लिए बड़े झटके की तरह है। इस झटके को बीजेपी ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है। इसलिए अगर आप देखें, महाराष्ट्र की कमान 2 बड़े नेता भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को दी गई। ये दोनों ही नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव को इससे पहले ओडिशा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था।
राजनाथ सिंह के साथ भूपेंद्र यादव ने ओडिशा में नए मुख्यमंत्री के चयन में अहम भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र यादव को लगातार दूसरी बार कैबिनेट में मंत्री बनने का भी मौका मिला है। उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद बताया जाता है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में रिपीट किया है और इस बार उनका कद कैबिनेट में और बढ़ गया है। अश्विनी वैष्णव भी नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। उनका कद इस तरह से भी बढ़ा कि आप देखिए, उनको 3-3 मंत्रालय मिले हुए, आईटी मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री और आईएंडबी मिनिस्ट्री। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वहां बीजेपी की सीटें घटकर आधी हो गई। हरियाणा में बीजेपी 10 में से 5 सीटों पर हार गई। पिछली बार 10 में से 10 सीटें जीती थी। हरियाणा के नतीजे भी बीजेपी के लिए झटके की तरह है, लेकिन बीजेपी ने नतीजों की निराशा को पीछे छोड़कर हरियाणा में मजबूत प्लानिंग शुरू कर दी है। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाकर वहां भेजा गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। यूपी से बिहार तक उनके प्रभारी रहते हुए बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार के पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान के रणनीतिक कौशल को अहम माना गया। पिछड़े वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम भी किया था। इधर हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। उधर हार की वजह पर मंथन भी शुरू हो गया है। झारखंड की बात करें तो वहां अभी इंडी गठबंधन की सरकार है, उसे हटाना बीजेपी की प्राथमिकता है। वहां बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरे को उतारा है। साथ में फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह-प्रभारी बनाया है। दोनों नेता बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। शिवराज सिंह के रहते हुए बीजेपी ने पहले दिसंबर में विधानसभा चुनाव जीता, फिर लोकसभा चुनाव में सारी सीटें मध्य प्रदेश में जीती। इस बैक टू बैक जीत के साथ ही शिवराज सिंह का कद बीजेपी में और बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने इसलिए उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा एक साथ दिया। बीजेपी न सिर्फ आगे की प्लानिंग में जुट चुकी है, बल्कि खराब प्रदर्शन की वजहों पर भी तेजी से मंथन चल रहा है ताकि उन कमियों को सुधारा जा सके। जैसे यूपी में हार के लिए बीजेपी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी तैयार कर ली। सूत्रों के हवाले से पहली रिपोर्ट में हार की जो वजह बताई गई, उसमें कहा गया है कि पहली वजह नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पर उम्मीदवार खुद को जीता हुआ मान बैठे और ज्यादा अति उत्साही हो गए। दूसरी वजह 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों को लेकर जनता में नाराजगी थी। कुछ सांसदों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। तीसरी वजह, राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, उसकी अनदेखी हुई। टिकट बदलते तो परिणाम बेहतर हो। चौथी वजह, इंडी गठबंधन के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव का बीजेपी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई। पांचवी वजह, पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा। यही वजह थी कि पूरे राज्य में मतदाताओं की वोट वाली पर्ची इस बार बहुत कम घरों तक पहुंची। बहुत लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि भाई वो जो हर बार बीजेपी के लोग पर्ची देके आ जाते थे कि भाई ये पर्ची है, जाइएगा वोट देने, वो इस बार आए ही नहीं लोग। छठी वजह, कुछ जिलों में विधायकों की अपने ही सांसद उम्मीदवारों से नहीं बनी, विधायकों ने सपोर्ट ढंग से नहीं किया। सातवीं वजह, बीजेपी के लाभार्थी वर्ग को कांग्रेस की तरफ से मिल रही 8,500 रुपए महीने की गारंटी ने आकर्षित किया। लाभार्थियों से सीधा संवाद न होना हार की वजह बना। आठवीं वजह, कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी बड़ा मुद्दा रही। निराश और उदासीन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए वोट तो किया, लेकिन दूसरे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा। नौवीं वजह, पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं का नाम लेकर इंडी गठबंधन ने लोगों को भ्रमित किया और बीजेपी इसे ढंग से काउंटर नहीं कर पाई। 10वीं वजह, दलित वर्ग का वोट उस तरह से न मिलना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ जैसे पहले मिलता रहा। यह यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बनाई गई शुरुआती रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मंडल लेवल की पे तैयार हुई है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्ट को फिर क्लब करेंगे और फिर उसका निचोड़ निकाल कर बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि कहां कहां गलती है। यह बीजेपी इस लेवल पे काम कर रही है। वहां इंडी गठबंधन अभी भी ईवीएम पे रो रहा है। एक तरफ आने वाले इलेक्शन को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ चुनाव के बाद पहले संसद सत्र को लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। संसद सत्र को लेकर सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही। लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी को दिया जा सकता है। स्पीकर के पद के लिए एनडीए और विपक्ष में आम सहमति बनाई जाएगी। आम सहमति के लिए बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। यानी स्पीकर की पोस्ट को लेकर इंडी गठबंधन को एक और जख्म मिलेगा, क्योंकि ये लोग सोचकर बैठे थे कि ये पिन मारेंगे कि अरे अपना स्पीकर नहीं बनाए तो मोदी तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे और यहां एनडीए में बवाल हो जाएगा। वो तो हो नहीं रहा।
ये सोचे बैठे थे कि स्पीकर की पोस्ट के लिए एनडीए में टकराव होगा, स्पीकर बीजेपी का नहीं बनेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ इंडी गठबंधन की ख्वाहिशों का उल्टा चल रहा है। लोकसभा स्पीकर के लिए जो नाम चल रहे हैं उनमें पहला नाम तो ओम बिड़ला का चल रहा है, जो पिछली बार भी लोकसभा स्पीकर थे। ओम बिड़ला राजस्थान की कोटा सीट से फिर से जीते हैं और उन्हें पिछली बार विपक्ष के बड़े हंगामे के बीच लोकसभा चलाने का अच्छा अनुभव है। इसलिए अगर ओम बिड़ला का नाम फिर से लोकसभा स्पीकर के लिए आता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर के लिए दूसरा नाम बिहार के पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का चल रहा है, जो 6 बार के वरिष्ठ सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर के लिए तीसरा नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष और सांसद डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली भी हैं और पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाने से टीडीपी के साथ तालमेल भी ठीक रहेगा। लोकसभा स्पीकर के लिए वैसे तो वोटिंग नहीं होती, आम सहमति से स्पीकर चुन लिया जाता है और आमतौर पर जो पार्टी सरकार में होती है या जिस गठबंधन की सरकार होती है उसी में से किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है। वोटिंग की नौबत तब आती है जब विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे, लेकिन यह होता नहीं है। स्पीकर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है जरा एक बार उसको समझिए। क्या है ना कि सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किया गया एक प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ ग्रहण करा देता है। उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होते हैं जिन्हें संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया गया, मतलब टेम्परेरी। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता और नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव और वोटिंग कराने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। वो कहता है कि अब आप संभालिए, हो गया मेरा काम। संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही सांसदों को जल्द से जल्द अपने में से 2 सांसदों को स्पीकर या और डिप्टी स्पीकर चुनना होता है। अब 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। इंडी गठबंधन अब दबाव बना रहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, नहीं तो स्पीकर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। इंडी गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों को भी भड़का रहा है कि अगर सहयोगी दलों ने अपना स्पीकर नहीं बनाया तो बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ देगी। लेकिन इंडी गठबंधन के भड़काने के बाद भी जेडीयू जैसे अहम सहयोगियों ने क्लियर कह दिया है कि स्पीकर का पद तो सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के पास ही रहना चाहिए, जबकि टीडीपी ने अब तक इस पर कुछ क्लियर नहीं किया है। एक तरफ बीजेपी खटाखट फैसले कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस से यह फैसला नहीं हो पा रहा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे या नहीं। कांग्रेस ने आज यह तो फैसला कर लिया कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे और प्रियंका वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस यह फैसला अब भी नहीं कर पाई कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, जबकि कांग्रेस को 10 साल बाद मौका मिला है कि उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिल सके। क्योंकि पिछली 2 लोकसभाओं में कांग्रेस को लोकसभा की 10% सीट भी नहीं आई थी। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं तो वो लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावेदारी कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर यह मांग हो रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन जाए, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार है नहीं। अभी उनका मूड भी तो बनना चाहिए भाई। अभी तो डिमांड हुई है कि राहुल जी आप संभालिए, राहुल जी का भी तो मूड बने। ये क्लियर नहीं है कि उनका मूड बना है कि नहीं, वो करेंगे ये फैसला लेंगे कि नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया अब तक रहा है उससे लगता नहीं कि वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो। यही वजह है कि अब तक शायद कांग्रेस इस मामले में फैसला नहीं कर पाई, लेकिन एक फैसला इन्होंने कर लिया कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट पर जमे रहेंगे। खैर, वहां क्या फैसला होगा ये तो बात की बात है। कुछ फैसले मुख्यमंत्रियों को लेने हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री। पाठशाला में अब अगली क्लास, सीएम केजरीवाल पानी के लिए तरसा रहे हैं। सीएम योगी पानी पिलाने का प्लान कैसे बना रहे हैं? केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर वो चैप्टर लाया हूं जो आपको हैरान करेगा। योगी कौन सा कानून लाए कि यूपी में हड़कंप मचा है, अब इसका चैप्टर। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 2 राज्य हैं जिनकी बड़ी चर्चा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से हो रही है, दिल्ली की चर्चा पानी संकट के लिए हो रही है। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काम करने के तरीके की भी चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पानी का संकट खत्म नहीं कर पा रहे। दिल्ली में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी के लिए दिल्ली में जंग जैसे हालात हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी समस्या को खत्म करने की तैयारी किए बैठे। सीएम योगी अब यूपी में पेपर लीक माफिया को पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। योगी वो काम करने वाले हैं जिससे यूपी में पेपर लीक कराने वालों के हाथ पैर फूल जाएंगे, और इसीलिए आज आपको दोनों मुख्यमंत्रियों को काम करने का मॉडल देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कैसे पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, कैसे उनको पानी पिलाने वाले हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में
कैसे आम जनता पानी के लिए तरस रही है, केजरीवाल सरकार उनको पानी नहीं पिला पा रही। पूरी दिल्ली में इस समय पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मई के आखिरी हफ्ते के दौरान दिल्ली में पानी का संकट शुरू हुआ। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या बढ़ती गई। आज हालत यह हो गई कि दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है और टैंकर से भी पानी लेना जंग लड़ने जैसा है। कई इलाकों में तो दिन में सिर्फ 1 या 2 बार टैंकर आ रहा है। टैंकर के आते ही लोग पाइप लेकर टैंकर पर चढ़ जाते हैं, होड़ लग जाती है। कई बार तो टैंकर रुकने से पहले लोग जान जोखिम में डालकर चढ़ रहे हैं। दिल्ली वालों को एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि हम तो ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं दिल्ली वालों का। फिर आपको बताऊंगा कि पानी के लिए राजनीति कैसे हो रही है। आज देखिए 10 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग टैंकर के लिए मोहताज हो रहे। हमारे को तो ये भी नहीं देख रहे कि मर रहे हैं जी रहे, समझ में ही नहीं आ रही। चाहे पानी के लिए मर जाओ, चाहे बीमारी से मर जाओ, कुछ भी सहायता नहीं कर रही हमारी। टैंकर जब आता है तो टैंकर वाले को पैसे देने पड़ते हैं, बगैर पैसे दिए टैंकर नहीं होगा। आप इनसे बात करके भी देखेंगे तो बता देंगे। यहाँ हमेशा से है, क्योंकि आप नीचे जाके पता करोगे ना, थोड़ा और आगे जाओगे तो एक दिन छोड़ के 3-3 डब्बे मिलते हैं, 2-2 3-3 डब्बे। उनसे बंदा नहाएगा, धोएगा, खाना बनाएगा, पिएगा, क्या करेगा। ना तो आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता जमीन पे है और ना ही जो है ना कांग्रेस के कार्यकर्ता है। पिछले 3 टर्म से केजरीवाल की सरकार है, उससे पिछले 3 टर्म कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इलाज कोई भी नहीं निकाल पाया। जनता को जो कमिटमेंट सर जो किया हुआ है सरकार ने, न पानी देते हैं, न साफ सफाई करवाते हैं, न कभी यहाँ कोई दवा की गाड़ियां आती हैं। दिल्ली में अब पानी की कमी वीआईपी इलाकों तक में होने लगी है। लुटियन जोन जो एनडीएमसी के अंडर आता है, वहां भी पानी की कमी हो गई। जैसे बंगाली मार्केट, अशोका रोड, हरिचंद माथुर लेन, कॉपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराकंबा, केजी मार्ग, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन, इन सारे इलाकों में पानी सप्लाई दिन में 1 बार होगी। एनडीएमसी ने पानी इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन जारी की। दिल्ली जल बोर्ड ने एनडीएमसी से कहा है कि वो पानी नहीं होने की वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी, इसलिए पहले से तैयार रहे। दिल्ली में जारी पानी संकट पर आम आदमी पार्टी घिरने लगी तो उन्होंने नया आरोप लगा दिया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी का कहना है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिल सके, इसकी साजिश की जा रही। दिल्ली में जितनी समस्याएं होती है ना, ये लोग एक वर्ड निकालते हैं जेब से, ये लोग साजिश। हर चीज साजिश है इनकी नजर में। आतिशी ने कुछ तस्वीरें शेयर करके लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में जानबूझकर के पानी संकट पैदा किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन में जानबूझकर लीकेज की जा रही है। आज ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार भी ठहरा चुके हैं। अच्छा, पानी जो है वो लीक हो रहा है, ठीक, ईवीएम हैक ना हो जाए उसके लिए तो इनके कार्यकर्ता वो काउंटिंग सेंटर के बाहर धरना देके बैठ जाते हैं। भले उसके बाद भी इनको 0 सीट आए, लेकिन कार्यकर्ता इनका बैठ जाता है। आज आपका कार्यकर्ता नहीं खड़ा हो रहा है पब्लिक के लिए, इस पाइपलाइन को बचाने के लिए, अगर साजिश हो रही है तो। दिल्ली मई महीने से पानी के लिए परेशान है और अब करीब 20 दिन बाद आम आदमी पार्टी नई थ्योरी लेकर आई है। फिर से बीजेपी पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है। संजय सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस क्यों नहरों और पाइपलाइन की सुरक्षा कर रही है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग पानी रोक दे रहे हैं। इनके लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास लोग नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में, वो किसी फाइल पर साइन कर नहीं सकते। कैबिनेट बैठक हो नहीं रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पर आरोप लगाकर अपना हाथ पोंछ लेते कि हो गया, लगा दिया बीजेपी पे आरोप। आतिशी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर मुनक नहर और दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन की निगरानी की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस के जवान मुनक नहर की निगरानी कर भी रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड की रखवाली कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इससे पानी का संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि पानी संकट से परेशान लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की। आम आदमी पार्टी ने इसका भी आरोप बीजेपी पर लगा दिया है।
यानी हर चीज बीजेपी कर रही है। इधर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी लगातार पानी संकट पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पानी संकट पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। गीता कॉलोनी में वीरेंद्र सचदेवा ने पानी संकट पर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पानी संकट के लिए पूरी तरह से केजरीवाल जिम्मेदार है। वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, फिर बताता हूं कि कांग्रेस ने क्यों केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है, ये कागजों में स्पष्ट हो गया। दिल्ली सरकार के अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी 9 जून को जाके मुआयना करते हैं। वहाँ दिल्ली सरकार के अधिकारी साइन करते हैं कि 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा ने देना था, लेकिन 1161 दे रहा है। जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा दे रहा है। उसके बावजूद अगर दिल्ली में पानी की कमी है तो पानी की चोरी जो मुनक नहर से ककोरी के बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार करवाती है। उसके बाद पानी की बर्बादी, लीकेज, अगर ये आम आदमी पार्टी ने 10 साल में रोक लिया होता तो दिल्ली को पानी की असुविधा नहीं होती। दिल्ली में पानी की किल्लत का सिर्फ एक ही कारण है, अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार का भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तो साथ मिलकर लड़ा, उसके बाद भी दिल्ली की 7 में से एक भी सीट नहीं जीत पाए। अब लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर से आमने सामने आ गए। मतलब आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले साथ में हाथ पकड़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोट मांगे हैं और अब अलग अलग हो गए कि नहीं, अब हमारा रास्ता अलग हो गया। दिल्ली में पानी को लेकर हो रहे घमासान में कांग्रेस ने एंट्री कर ली। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पानी संकट पर मटका फोड़कर अपना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो मटका फोड़कर दिल्ली की बहरी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरी सरकार पहले नहीं दिख रही थी, अभी जब लोकसभा इलेक्शन में वोट मांग रहे थे। ये तो हाल है इंडी गठबंधन और उसके नेताओं का। कांग्रेस को भी शायद ये लग रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जीत तो मिली नहीं, कार्यकर्ता अलग कंफ्यूज है। अब अगर दिल्ली जल संकट के दौरान भी कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखी तो विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। तो कांग्रेस भी अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई। लेकिन इससे जनता को राहत कैसे मिलेगी, ये कोई नहीं बता रहा। एक ग्राउंड रिपोर्ट और देखिए। ये तो दिल्ली का हाल है, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ कैसे युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़ करने वालों को पानी पिलाने का प्लान बना रहे हैं, वो दिखाता हूं। जिस तरह से ये लोग सड़क पर उतरे हैं, इसी तरीके से दिल्ली के तमाम जो सियासी दल हैं वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं। जहां बीजेपी की तरफ से लोग जो है सड़क पर उतर करके बीजेपी के तमाम नेता मटका फोड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी जो है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की तरफ से एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। उसके साथ ही साथ दिल्ली के तमाम अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स पे कांग्रेस के लोग जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जहां विपक्ष लगातार दिल्ली में जनता पानी के लिए तरस रही, पानी लीकेज को लेकर राजनीति हो रही, वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे समस्याओं को हैंडल किया जाता है इसकी नजीर पेश कर रहा है। पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने में जुट गए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति दूसरों पर आरोप लगाने से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है, जबकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति ग्राउंड पर जाकर समस्याएं दूर करने की रही है। यूपी में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और योगी सरकार के दौरान भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने पेपर लीक करने के लिए जो कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं, इसी साल उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया। अब सीएम योगी न सिर्फ रद्द हुई परीक्षाएं फिर से करवा रहे, बल्कि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो इसकी भी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ सीएम योगी जो कानून ला रहे हैं उसमें क्या क्या है वो अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है। यूपी में इसी साल सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2022 में 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, 2021 में ही बीएड जेईई का पेपर लीक हुआ, 2021 में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेपर लीक हुआ, 2021 में ही यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2017 में इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पेपर लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 2021 के दौरान पेपर लीक माफिया तेजी से एक्टिव हुआ, लेकिन इसी दौरान पूरे देश में कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं। पिछले 7 साल में पूरे देश में पेपर लीक की 70 से ज्यादा घटनाएं हुई। पेपर लीक की वजह से देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कई राज्यों में पेपर लीक होते रहे और कई राज्यों ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाए। अब यूपी में भी सीएम योगी ने पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर ली।
8 जून को सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी थी। सीएम योगी ने लिखा था कि सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्दी नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद से ही पेपर लीक के खिलाफ कानून पर चर्चा हो रही है। सीएम योगी वैसे ही कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पेपर लीक के खिलाफ कानून भी सख्त होगा। आपको बताता हूं कि यूपी के पेपर लीक कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या खबरें बाहर आ रही हैं। पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो सकता है, यह बताया जा रहा है, क्योंकि योगी ने पहले ही कह दिया है कि बॉस बहुत हो गया नाटक, अब बर्दाश्त नहीं होगा। दोषी पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दोषी पर एनएसए या गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है। आरोपी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। पेपर लीक से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई दोषी से करवाई जाएगी। यानी अगर ऐसा कानून बन जाता है तो यूपी में पेपर लीक कराने वालों की हालत खराब हो जाएगी। कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने के डर से पेपर लीक माफिया की कमर टूटेगी। पेपर लीक कानून में कौन कौन सी गतिविधियां क्राइम मानी जाएंगी वो भी आपको बताता हूं। किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना, बिना इजाजत प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट को पास में रखना, परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, सीट अरेंजमेंट, परीक्षा तारीख या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, परीक्षा से जुड़ी कोई नकली वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, कॉपी वैल्यूएशन में बिना इजाजत फेरबदल करना। यानी जो बाहर बैठे लोग हैं सिस्टम के, वो तो धरे ही जाएंगे। अगर अंदर से कोई मदद करेगा ना सिस्टम में छेड़छाड़ करके, वो भी लंबा अंदर जाएगा। फिर ये सारी एक्टिविटी पहले भी गलत थी और अब भी गलत है। फर्क यह है कि पहले कानून नहीं होने की वजह से आरोपी आराम से बच निकलते थे, लेकिन एक बार यूपी में कानून बन गया तो ये सारी हरकतें अपराध की श्रेणी में आएंगी और इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिल पाएगी। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने वाले हैं, तो वहीं यूपी में भर्ती परीक्षा की तैयारी भी चल रही है। इसी साल यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। उस समय परीक्षा देने वाले 48 लाख से ज्यादा युवाओं से सीएम योगी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा फिर से करवाऊंगा। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा फिर से होगी। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड कई लेयर पर सुरक्षा के इंतजाम चेक कर रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने सभी पुलिस कमिश्नर और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। जिलों के कोषागार भर्ती परीक्षा के पेपर रखने के लिए सुरक्षित है या नहीं, यह चेक हो रहा है। कोषागार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और खिड़कियों की जानकारी ली जा रही है। सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी रोस्टर और लॉग बुक की जानकारी ली जा रही है। पेपर लीक रोकने के लिए कई एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है। यानी सीएम योगी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार फूल प्रूफ सिस्टम के तहत भर्ती परीक्षा कराई जाए, जिससे कहीं कोई लूप होल ना रह जाए। इस बार यह सिस्टम बन जाएगा तो उसके बाद भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। यह फर्क होता है, एक समस्या केजरीवाल के सामने है, एक समस्या योगी जी के सामने है, और दोनों कैसे हैंडल कर रहे हैं ना, यह केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल का फर्क है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें बंगाल मॉडल की चर्चा हो। चुनाव खत्म, हिंसा शुरू, बंगाल में फिर बवाल मचा हुआ है क्या? बंगाल में जान बचाते फिर रहे हैं बीजेपी का साथ देने वाले क्या? अब इसका जाकर लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, यह आरोप लग रहा है। हालांकि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और चुनाव का कनेक्शन नया नहीं है, लेकिन इस बार राजनीतिक हिंसा के निशाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आरोप लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुनकर बीजेपी के वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स पर हमले कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर बंगाल में चुनाव के बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ दिख रहा है। आज पाठशाला में बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वर्तमान तो देखिए कि बंगाल में किस तरह चुनाव के बाद भड़की हिंसा से बीजेपी कार्यकर्ता दहशत में। बंगाल के अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर बताए जा रहे हैं। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में शरण ली, कहीं बीजेपी कार्यकर्ता अज्ञात ठिकानों में छिपने को मजबूर बताए गए। पहली तस्वीर बंगाल के बरुईपुर की है, जो बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार वालों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया है और खुद भी जान बचाने के लिए बीजेपी दफ्तर में शरण लेकर बैठे। दूसरी तस्वीर कूच बिहार की है, जहां चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित इलाकों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया।
डरे सहमे इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी के नेता आकर इनसे मिल रहे हैं। इसी तरह दक्षिण 24 परगना जिले के फालता इलाके में भी हिंसा से सहमे बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने के लिए पार्टी दफ्तर में छिपकर बैठे। वहीं कई इलाकों में तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर डरे हैं कि उन्हें कोलकाता में किसी अज्ञात जगह पर शरण लेनी पड़ी। अपने ही राज्य में शरणार्थियों की तरह दिन गुजारने को मजबूर इन कार्यकर्ताओं की आपबीती जानने के लिए हमारी टीम कोलकाता में अज्ञात जगह पर बनाए गए शेल्टर होम पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रखा गया। हमारी सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सोचिए, इसी देश में, एक राज्य में क्या हालात है। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है। यहाँ पर करीब करीब 150 बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने यहाँ पर शरण ली है। आपको बता दें, चुनावी हिंसा के बाद कई ऐसे कार्यकर्ता है बीजेपी के, साथ ही पोलिंग एजेंट और जो काउंटिंग एजेंट है, जिनको जो है हमले का शिकार होने के बाद इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से उन्हें रखा गया है। आपको बता दें, इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी है, बच्चे भी है और कई कार्यकर्ता जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करने को जो है मजबूर हुए हैं, पलायन कर इसी जगह पर रुके हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबका आरोप एक ही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है उन पर हमला किया गया, उनको टारगेट किया गया और एकदम जो है आइडेंटिफाई कर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो है शनाख्ती की गई कि एक एक इलाके में कितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अगर किसी वार्ड में लीड मिली है बीजेपी को तो उसी का जो है जवाब देने के लिए इनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने उन पर अत्याचार किया है। बीजेपी के दफ्तरों में शरण लेने को मजबूर हुए लोगों का कहना है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए इन लोगों की आप बीती सुनिए, फिर बताऊंगा कि बंगाल के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां चुनाव के बाद हिंसा बढ़ गई। टीएमसी हरमत भाई ने तांडव चला रहा है, ठीक है, हम लोग बीजेपी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के ऊपर वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल हाल और नहीं चलेगा, प्रशासन पूरा गिर गया है। पुलिस ने मदद कर रहा है, जो मदद कर रहा है वो सेंट्रल पोस्ट वोट में मदद किया है, तो हमारा वो थाना में पुलिस मेरा मदद नहीं किया है। हम 70 नंबर वार्ड में रहता है, सीएम का वार्ड में, हम भवानीपुर में हम 4 तारीख रात 3 बजे को हमको पकड़ के मारा है। 70 नंबर वार्ड का काउंसिलर तृणमूल का, उसका लड़का लोग हमको पकड़ बहुत मारा है। कितने दिन से रह रहे हैं? 1 तारीख में। 1 तारीख से क्या हुआ? आप पर क्या कोई हमला हुआ था? है, हमारे स्वामी माता मारा गया। अच्छा, कहाँ से है, कौन से जगह से आप? संदेश करी। अच्छा, तो अभी भी वहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस का अत्याचार क्या चल रहा है? तो यहाँ पर आपको वापस आने में क्या डर लग रहा है? भय लगे की अवस्था ওখানে খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা। ये तो कुछ जगहों के पीड़ितों की आप बीती आप सुन रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर को हाल बता रहे हैं, जहां हिंसा की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता दहशत में हैं और जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के ज्यादातर इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव के बाद बंगाल के हिंसा प्रभावित जिलों की बात करें तो उत्तर बंगाल में कूच बिहार, दक्षिण बंगाल में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, जंगल महल रीजन में झारग्राम, इसके अलावा बांकुड़ा, हावड़ा, पूर्वी बर्धमान और मुर्शिदाबाद में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा की वजह से उसके करीब 4000 कार्यकर्ता अपना घर और गांव छोड़कर बीजेपी दफ्तरों में छिपे हुए। उन्हें हिंसा में मारे जाने का डर है और बंगाल पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन ही चुनावी हिंसा खत्म करने का आखिरी विकल्प है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष को सुनिए, फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास भी बताता हूं। अगर आप विरोधियों के ऊपर हमला करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो मुझे लगता है इस डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो बोल दीजिए, वहां पे आप मोनार्की चालू कर दीजिए, राजतंत्र चालू कर दीजिए, ममता बनर्जी की ताजपोशी कर दीजिए, मुकुट पहना दीजिए और वो सिंहासन बना ले, उसमें बैठी रही। क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन है बीजेपी की सरकार, वो भी लगातार 10-15 साल तक। तब जाके ये वायलेंस की जो धुरी है ये
बंद होगी। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा से प्रभावित हुए 100 से अधिक पीड़ितों को लेकर कोलकाता में गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां राज्यपाल सीवी बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने कई बार पीड़ितों की राज्यपाल से होने वाली मुलाकात पर रोड़े अटकाने की कोशिश की। राज्यपाल से पीड़ितों की मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। गवर्नर से बता दिया जितना टाइम तक पोस्टपोल बंद नहीं होगा, विक्टिम के लिए दरवाजा खुला है, पुलिस मंत्री के लिए दरवाजा बंद है। हम लोग परमिशन दिया है, अभी तक इजाजत नहीं है। 18 को रिमाइंडर दूंगा, रिमाइंडर में भी आंसर नहीं आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उसका बाद सोचेगा। धरना टीएमसी कर सकता है, क्यों नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सकता है? बीजेपी क्यों नहीं कर सकता है? विक्टिम क्यों नहीं कर सकता है? हमारी लड़ाई जारी रहेगा। यानी बीजेपी कह रही है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, टीएमसी हर बार की तरफ कह रही है कि भाई ये बीजेपी का अपना प्रोपेगेंडा है, तरीका है कि भाई ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी किसने भेजी है? पाकिस्तान से ऑडियो मैसेज आया, सीएम योगी का क्या प्लान है? अब इसकी चर्चा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दो तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हर सनातनी हिंदू का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया है, देश में सनातन का एक अलग ही माहौल बन गया। लेकिन दूसरी तरफ इस भव्य राम मंदिर को और हिंदुओं के उत्साह को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं, इसलिए आए दिन राम मंदिर पर हमले की धमकी भेज रहे हैं। इस बार धमकी पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो के तौर पर भेजी। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2001 में संसद पर आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश तैयार की थी, लेकिन इस बार यह आतंकी राम मंदिर पर हमले के सपने देख रहा है। मसूद अजहर शायद इस बात को भूल गया कि यूपी में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पिछली सरकारों वाला माहौल नहीं है, जब चाहे दंगा हो जाए, जब चाहे कोई हमला हो जाए। यूपी में अब ऐसी हालत है कि दंगाई गायब हो गए हैं, ज्यादातर माफिया मिट्टी में मिला दिए गए। ऐसे माहौल में आतंकी मसूद अजहर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। हालांकि मसूद अजहर पहले भी अयोध्या में आतंकी हमले की कोशिश कर चुका है, लेकिन तब उसके साथी हमला करने से पहले ही जहन्नुम पहुंच गए थे। इस हैरान करने वाली घटना के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से आई नई धमकी के बारे में सुनिए। राम मंदिर के लिए पाकिस्तान से आई यह धमकी ऐसे समय में आई है जब पीएम मोदी ने अयोध्या में एनएसजी कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन इस दौरान आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर को गिराने की धमकी दी है। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम मंदिर पर हमला करने के लिए आतंकी भेजने की बात कही गई। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस और एटीएस समेत केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पूरे अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह पिछले 20 दिनों में तीसरी धमकी है जिसमें राम मंदिर पर हमले की बात कही गई। इस समय श्रीराम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और यूपी पुलिस की पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के पास है। मंदिर की सुरक्षा के लिए एटीएस और एसएसएफ के अलावा पीएसी के करीब 200 जवान तैनात हैं। अभी तक राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों को हर 2 महीने में बदल दिया जाता है। इसके अलावा पूरी अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसका रियल टाइम इनपुट देखने के लिए एक पूरी टीम बकायदा बैठी हुई है। सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है ऑडियो, वो धमकी भी सुनिए जिसमें अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हमले की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इस धमकी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना, बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए, मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होकर रह जाएगा। मसूद अजहर की धमकी के इस वायरल ऑडियो के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी। अयोध्या के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के अयोध्या के लोग इस धमकी से बिल्कुल भी परेशान नहीं। लोगों का कहना है कि ये मोदी योगी का दौर है जहां आतंकी हमला करना नामुमकिन है।
आतंकियों को शायद पता नहीं है कि योगी जी किस टाइप के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग कह रहे हैं। पहले आप अयोध्या के लोगों की बातें सुनिए, इसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी का निर्णय के बारे में बताऊंगा। इतना स्ट्रांग आज हमारी सरकार है, थैंक्स टू योगी जी और मोदी जी। मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है या किसी का हिम्मत है अभी ऐसा कुछ सोचने का भी। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जन्मभूमि है राम जी की और इसमें योगी और मोदी का हाथ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम मान ही नहीं सकते। नहीं रह पाएगा कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं जो राम जन्मभूमि को उड़ा सके। और जो राम जन्मभूमि हम लोगों की है, पूरी हिंदू की है। आतंकवादियों ने बोला कि राम मंदिर को उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं किया, मतलब कि मंदिर को उस पर नजर रख ले, उनकी पावर ही नहीं है कि उड़ा सके। प्रभु राम के मंदिर के बारे में सोचना ही एक निरर्थक बात है, ये पूरी तरीके से एक गलत सोच है। और बाकी ये मैं मानता हूँ कि यहाँ का बाल विवाह का वो नहीं कर सकते हैं। यानी अयोध्या के लोगों को तो कॉन्फिडेंस है कि मोदी योगी के राज में आतंकी हमला अयोध्या में नहीं होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि भीड़ का फायदा उठाकर आतंकी हमले की साजिश रची जा सकती है। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए मोदी सरकार ने एनएसजी की यूनिट वहां पर शुरू करने का फैसला लिया। यह राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला है। आने वाले कुछ महीनों में अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का हब बनेगा। यह देश में एनएसजी का 6ठा हब होगा। अभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई के अलावा अहमदाबाद में एनएसजी का रीजनल हब है। अयोध्या में एनएसजी यूनिट स्पेशलाइज्ड वेपन यानी विशेष आधुनिक हथियार और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी। इसमें ड्रोन हमले से भी आतंकियों को मारकर गिराया जा सकेगा। अयोध्या में एनएसजी की यूनिट 2 महीने में ऑपरेशनल हो सकती है। एनएसजी यूनिट शुरू होने से यूपी पुलिस को मंदिर की सुरक्षा में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि किसी भी हमले की स्थिति में एनएसजी जवाबी एक्शन बहुत तेज और सटीक होता है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राम मंदिर की सुरक्षा का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी एनएसजी के पास ही है। इसके अलावा भी कुछ चुनिंदा वीवीआईपी की सुरक्षा का जिम्मा एनएसजी कमांडो के पास है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमला करना चाहा हो। इससे पहले साल 2005 में मसूद अजहर ने अयोध्या में जैश के आतंकी भेजे थे, लेकिन अयोध्या में ऐसा चमत्कार हुआ था कि सारे आतंकी हमले से पहले ही जहन्नुम पहुंच गए। दरअसल 5 जुलाई 2005 को जैश के 5 आतंकियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था। ये 5 आतंकी एक सफेद जीप में सवार होकर आए थे। आतंकियों की जीप आरडीएक्स से भरी हुई थी। आतंकियों ने जीप को मंदिर के पास खड़ा कर दिया। जीप में धमाका होते ही वहां दहशत फैल गई। इस धमाके में अफरा तफरी मची। फायदा उठाकर आतंकी मंदिर के बहुत करीब तक आ गए। आतंकियों ने फायरिंग करते हुए मंदिर पर ग्रेनेड फेंके और रॉकेट दागे, लेकिन उनके हमले में मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। इतनी देर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। एक एक करके सारे आतंकी मारे गए। एक आतंकी मानव बम बनकर आया था। गोलीबारी के दौरान उसके खुद के चीथड़े उड़ गए। इस भयंकर आतंकी हमले में मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2005 में हुए इस हमले को एक चमत्कार की तरह माना जाता है। यानी लोगों को इस वजह से भी भरोसा है कि राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। राजस्थान के सिरोही से 12 दिनों की यात्रा के बाद अयोध्या में एक विशाल गदा और धनुष भी पहुंच गए हैं। ये भी देखिए, गदा और धनुष को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये देखिए, विशालकाय गदा वहां पहुंचा है और विशालकाय धनुष भी पहुंचा है। 4000 किलो का ये गदा है। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक अदृश्य गदा भी पड़ गया आतंकियों को तो सीधा जहन्नुम ही ना जाएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.